Assalamualaikum. Our today's topic is edema. What is edema? Excess fluid in the body tissues. अगर बॉडी टिश्यूज में एक्सेसिव फ्लूइड एक्सेसिव वाटर जमा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिमा. अब जो फ्लूइड जमा होना है वो टिश्यू के अंदर भी जमा हो सकता है और टिश्यू से बाहर भी जमा हो सकता है. सेल के अंदर भी जमा हो सकता है और सेल से बाहर भी जमा हो सकता है. अगर वो फ्लूइड सेल के अंदर जमा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर एडिमा. और अगर वो सेल के बाहर जमा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा. यानी कि सेल के अंदर फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट होगा तो उसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, क्यों एक्यूमुलेट होगा? पहली कॉज है हाइपोनेट्रीमिया. अगर एक सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई है एज कंपेयर टू इनसाइड. इनसाइड सॉल्यूट ज्यादा है. ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया यानी कि बाहर जो है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या प्लाज्मा में क्या हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया. अब क्या होगा? वाटर मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है, तो वाटर क्या होगा? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा और वाटर क्या होगा? टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो इंट्रासेलुलर एडिमा हो जाएगा. पहली कॉज हाइपोनेट्रीमिया, बाहर सोडियम कम, वाटर अंदर मूव कर गया और सेल के अंदर क्या हो गया? वाटर एक्यूमुलेट और इंट्रासेलुलर एडिमा हो गया. दूसरी कॉज है डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम. एक सेल है ना अगर, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है हमारे ईसीएफ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या करता है? सोडियम इस तरह अंदर लीक करता रहता है. ठीक है, खुद ब खुद जाता रहता है अंदर. लेकिन हमारे सेल के अंदर होता है सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, जो एटीपी के थ्रू काम करता है, वो इस सोडियम को जो है ना वो दोबारा फिर जो है वो बाहर भेजता रहता है. ठीक है, नॉर्मली क्या सोडियम अंदर आता रहता है लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू फिर वो सोडियम जो है वो सेल से बाहर जाता रहता है. अगर सेल किसी वजह से जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, सेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काम सही से नहीं करेगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सही से काम नहीं करेगा, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सोडियम अंदर लीक कर रहा है ये सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा. जब सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सेम वही बात, फिर वाटर जो है वो बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाएगा और उसकी वजह से इंट्रासेलुलर एडिमा हो जाएगा. ठीक है, अगली चीज लैक ऑफ न्यूट्रिशन टू सेल. सेम वही चीज है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसको एटीपी चाहिए काम करने के लिए. ठीक है, तो एटीपी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा. एटीपी किस तरह बनना है? प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर सेल को मिलेगी तो एटीपी बनेगा ना, तो एटीपी फिर क्या करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप में काम करेगा. अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, एटीपी नहीं बन रहा, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा और सोडियम दोबारा जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पानी दोबारा सेल के अंदर जाएगा और क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर एडिमा हो जाएगा. ठीक है, लास्ट चीज है इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन से इंट्रासेलुलर एडिमा कैसे होता है? जहां पे भी इन्फ्लामेशन होती है ना वहां पे सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. जो सेल की परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है. जब सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो सारा सोडियम या कोई भी आयंस जो है ना वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे. परमिएबिलिटी बढ़ गई, सोडियम आयंस जो है वो सारे सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, फिर वही बात, वाटर ने साथ ही, जब सोल्यूट अंदर बढ़ जाएगा वाटर भी साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर एडिमा. ठीक है, तो क्या क्या कॉजेज होगी? हाइपोनेट्रीमिया, डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम, लैक ऑफ न्यूट्रिशन टू सेल और इन्फ्लामेशन. इनकी वजह से क्या हो जाएगा? इंट्रासेलुलर एडिमा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा. इसकी दो मेन कॉजेज हैं. एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल स्पेस. अगर सेल के अंदर से फ्लूइड लीक करके बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो गया. दूसरी चीज लिम्फेडिमा. लिम्फेडिमा क्या होता है? हमारी अगर एक वेसल है ना, दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो हमारी साथ साथ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स भी फ्लो कर रही हैं. इनका काम क्या है कि जो हमारे ब्लड से कोई फ्लूइड इधर लीक करता है ना, ठीक है, उसको इस लिम्फेटिक ने क्लियर करना है. ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन भी आ सकती है, यहाँ पे कोई डेब्रीज भी आ सकती है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है और एक्सेसिव फ्लूइड भी आ सकता है इंटरस्टिशियल स्पेस में. तो ये लिम्फेटिक क्या करती है? इन सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और आगे जो है वेनस एंड पे जाके इसको हमारे ब्लड में दोबारा शामिल कर देती है. ठीक है, क्लियर करके. तो लेकिन अगर इस लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये जो एक्सेसिव फ्लूइड है ना इसको ये क्लियर नहीं कर सकेगा.
जब लिम्फेटिक एक्सेसिव फ्लूइड को क्लियर नहीं करेगा तो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, इनको हम डिटेल स्टडी बाद में करते हैं, ठीक है। पहले जो हमारी सेल की फिल्ट्रेशन है ना, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। सेल की फिल्ट्रेशन डिपेंड करती है, पहली चीज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पे, ठीक है। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक परमिएबिलिटी पे और एक सरफेस एरिया पे। हमें पता है अगर सेल की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो फ्लूइड जो है वो बाहर लीक कर सकता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। सरफेस एरिया बढ़ गया, उसकी वजह से भी फ्लूइड जो है वो बाहर लीक कर सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अगर फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा तो चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगली चीज है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम एक सेल देखें ना इधर, तो सेल के अंदर कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं, एक होगा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होगा कैपिलरी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, इसका काम क्या है, इसने सेल से बाहर फ्लूइड को भेजना है, वाटर को इसने क्या करना है, सेल से बाहर भेजना है। और ये जो कैपिलरी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसने क्या करना है, इधर वाटर को होल्ड करके रखना है अपने साथ, ठीक है। ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, जिधर प्रोटीन्स होंगी उधर वो वाटर को अपने साथ होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो अगर इधर प्रोटीन ज्यादा है तो इधर क्या होगा, ये वाटर जो है अंदर पुल हो सकता है, ठीक है। अब एडिमा कब होगा, जब ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो वाटर क्या करेगा, बाहर चला जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, इसने क्या करना था, अपने साथ पानी को बाइंड करके रखना था, अगर ये पानी को बाइंड नहीं करेगा, पानी सारा बाहर ही रहेगा, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो जाएगा। तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाए या फिर कैपिलरी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। इसके अलावा दो प्रेशर्स और भी हैं जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस के हैं, सेम इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका काम क्या है, इसने वाटर को पुल वापस अंदर करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो ये वाटर को अंदर पुल नहीं कर सकेगा और बाहर क्या हो जाएगा, एडिमा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने की वजह से एडिमा होगा। लास्ट क्या रह गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये, इसका क्या काम है, इसने इधर होल्ड करके रखना है पानी को, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा पानी इधर होल्ड करके रखेगा, तब भी क्या हो जाएगा, बाहर एडिमा हो जाएगा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तब भी क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ एडिमा। इंशाल्लाह हम डिटेल्ड स्टडी जो है वो डिटेल्ड एवरी टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।